मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहां बैंकिंग सेक्टर हमारे मुल्क का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, वहीं मैंने नोट किया है कि लोग थोड़े से झिझकते हैं या डरते हैं बैंक अकाउंट खुलवाते हुए या बैंकिंग सिस्टम में आते हुए। मेरा तजुर्बा तकरीबन 7 साल बैंकिंग का है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब मैं पब्लिक डीलिंग करता था यूजुअली कि वो बैंक अकाउंट खुलवाते हुए डरते हैं या बैंक आते हुए डरते हैं। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? जब सिस्टम आसान है तो उसको समझना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसीलिए एक कोर्स बनाया जाए जो कि तमाम पाकिस्तानी करें और उसका सर्टिफिकेशन भी हासिल करें और उस कोर्स में सीखें कि हम बैंकिंग सिस्टम किस तरह समझ सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट किस तरह खुलवा सकते हैं, एटीएम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्या होता है, चेक किस तरह से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्लियरिंग प्रोसेस क्या होता है, सेम डे क्लियरिंग क्या होती है। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे आए दिन की बैंकिंग लाइफ की या बैंकिंग सिस्टम के होते हैं वो हमें समझना ज़रूरी है। तो ये कोर्स करने के बाद आप वो सारे सिस्टम्स इंशाल्लाह ताला समझ सकेंगे कि बैंकिंग किस तरह से चलती है और किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाती है। हमारे पास मुल्क में तकरीबन 24 बैंक हैं, लेकिन और तकरीबन 250 मिलियन लोग हैं, लेकिन अगर आप तादाद देखें कि कितने लोगों के बैंक अकाउंट हैं तो वो बहुत कम है। आज भी तकरीबन अराउंड मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते, ना उनको पता है कि बैंक किस तरह से चलते हैं। तो ये कोर्स उन्हीं के लिए है कि वो बैंकिंग किस तरह से कर सकते हैं, अपना अकाउंट किस तरह से खुलवा सकते हैं और बैंकिंग की टर्म किस तरह समझ सकते हैं आसान चीज़ों में। मैं हूँ शाहरुख कारोबार वाला और प्लीज़ डू वॉच द कोर्स। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैसे तो अमूमन 2 किस्म के अकाउंट होते हैं, लेकिन उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है अलग अलग तरीक़ों के अंदर। जो 2 किस्म के अकाउंट पाकिस्तान में ऑपरेट होते हैं, सबसे पहला होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप पैसे बैंक को देते हैं बमाए कर्जा और वो रखता है अपने पास, उसको इस्तेमाल करता है और जब आप चाहते हैं वो पैसा आप चेक के ज़रिए, एटीएम के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए किसी दूसरे अकाउंट में या अपने पास वापस ले सकते हैं। उसमें बैंक आपको ना कोई प्रॉफिट देता है या ना कोई मुनाफा देता है। दूसरा अकाउंट है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में एक मुआहदा होता है बैंक और कस्टमर के बीच में कि आप अपना पैसा बैंक को देते हैं, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है फर्दर बिजनेसेस में, उसका जो प्रॉफिट आता है या उसका लॉस होता है उसमें आप इक्वल के शेयर होल्डर होते हैं। उसमें यूजुअली उनकी टीम इन्वेस्ट करती है और इस तरह अच्छे से इन्वेस्ट करती है कि आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सेविंग अकाउंट है। ये 2 किस्म के अकाउंट यूजुअली पाकिस्तान में ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो हमारे पास आसान अकाउंट भी है। वो लोग जो अकाउंट खुलवाते हुए डरते हैं या उनकी आमदनी बहुत कम है, यानी आसान अकाउंट की अगर आप बात करें तो उसको इस तरह समझ लीजिए कि आप पूरे महीने के अंदर 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं और 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं एक महीने में। अगले महीने फिर वो 2.5 लाख रुपए आप डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं, आपका कोई ठेला है, आपकी कोई रेहड़ी है, आपका कोई फुटपाथ पे दुकान है या ऐसी कोई दुकान जिसकी आप 2.5 लाख से ज़्यादा या 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है महीने की, तो आप आसान अकाउंट पे भी जा सकते हैं। सही है, ये एक अलग तरीका। आसान अकाउंट में भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो एक ऑपरेट कर रहा है अकाउंट वो है रोशन डिजिटल अकाउंट। वो अकाउंट उनके लिए है जो पाकिस्तानी बाहर मुल्क से गए हुए हैं कमाने के लिए और वो पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो वो अकाउंट उनके लिए। तो ये कुछ बेसिक टाइप के अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। यूजुअली जो हम बात करेंगे इसमें वो बात करेंगे हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब भी आप बैंक में जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए तो आपको बताया जाता है कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले आइए, या कभी कभी आप जो है उलझे हुए होते हैं या सोच रहे होते हैं मैं क्या लेके जाऊं, क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अकाउंट खोलते हुए।
तो आज मैं आपको बताता हूं कि आपको अकाउंट खुलवाते हुए किसी भी पाकिस्तानी बैंक में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले चाहिए होगा अपना CNIC यानी शनाख्ती कार्ड। दो चीज़ें, CNIC कार्ड आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। अगर वो कार्ड वैलिड नहीं है तो आपके पास उसकी एक FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर वो खो गया है तो जब भी आपके पास उसकी FIR होनी चाहिए। या अगर आपका CNIC कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आपके पास नादरा का एक वैलिड टोकन होना चाहिए कि जी मैंने नया कार्ड बनने दे दिया है, तो उस पर भी आपका अकाउंट खुल सकता है। सेकेंडली, आपके पास CNIC हो गया, उसके बाद आपके पास जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बहुत तरीके के हो सकते हैं। अगर आप एक कारोबारी शख्स हैं तो आपको अपना लेटर हेड देना होगा कि जी मेरा ये बिजनेस है और इसका मैं प्रोप्राइटर हूँ। उसमें एक एप्लीकेशन दिखनी होगी कि टू द मैनेजर, और मैं जो है एक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ अपने बैंक में, और ये रीज़न है मैं ये वाला अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, करंट या सेविंग। और उसके बाद उसको थैंक्स करके आप एक साइन कर दीजिए अपना, और एक रिक्वेस्ट बना के मैनेजर को दे दीजिए। ये आपको दूसरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपके पास करंट मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए। यूजुअली बैंकिंग ये कहती है, बैंकिंग ऑपरेशंस, के आपके पास 3 महीने तक पुरानी स्लिप वैलिड होती है। अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। और पे स्लिप दे रहे हैं, और अगर उसके साथ आपका एक जॉब कार्ड बना हुआ होता है कुछ लोगों का, कुछ मल्टीनेशनल्स में, तो आप वो जॉब कार्ड भी अगर अटैच करते हैं तो वेल इनफ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बैंक KYC करता है जब भी आप अकाउंट खोलने जाते हैं। KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर, यानी बैंक, आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं बैंक के साथ। आप अपना पैसा बैंक को देंगे और बैंक आपको बदले में सर्विसेज देगा। तो बेहतर है कि जब कोई रिश्ता बनने जा रहा है तो एक दूसरे को जान लिया जाए। तो बैंकिंग के टर्म में KYC मशहूर है, जिसको कहते हैं नो योर कस्टमर। तो बैंकर आपसे एक इंटरव्यू लेता है कि जी आप क्यों अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, क्या है, क्यों ज़रूरत है आपको, पैसे कितने डिपॉजिट करेंगे, क्या विड्रॉल होंगे, क्या ज़रूरतें होंगी। तो ये आपसे एक दुआ सलाम की जाती है और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है ताकि आप एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकें आगे। अच्छा, अब बैक टू द डॉक्यूमेंट्स। आपको ये 2 चीज़ें दरकार हैं नॉर्मल कोई भी अकाउंट खोलने में, आपका CNIC और आपका सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी साइन पक्की है, हमारे पास 2 किस्म की साइन मौजूद होती है CNIC में। एक होती है आपकी प्रॉपर साइन जो कि इंग्लिश में है, और दूसरी होती है आपकी उर्दू साइन जिसे बैंकिंग की लैंग्वेज में कच्ची साइन कहा जाता है, या अंगूठा। तो अगर अंगूठा और उर्दू में साइन है तो आपका फोटो अकाउंट खुलेगा। फोटो अकाउंट के अंदर नुकसान ये है कि हर दफ़ा आपको बैंक जाके अपने बैंकर के सामने अंगूठा लगाना पड़ेगा और साइन करनी पड़ेंगी, और फिर आपके पैसे विड्रॉ हो सकते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आपका नॉर्मल साइन है तो आप नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट दरकार हैं आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब आपने ये डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करा दिए, यानी आपका CNIC और आपका सोर्स ऑफ इनकम, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स बैंक आपको प्रोवाइड करेगा जिस पे आपको सिर्फ साइन करनी होगी, जिसमें आपका FATCA आता है, आपका CNIC, अगर एड्रेस उस पर चेंज है तो एक फॉर्म आपको और साइन करना पड़ेगा, अकाउंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा। एक SS कार्ड होता है, सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्ड, उस पर आपके 2 सिग्नेचर चाहिए होते हैं। वो साइन करते हुए हमेशा याद रखें, क्योंकि जब भी कोई बैंकर आपका अकाउंट खोलेगा कैश आपको देने के लिए और आपका चेक वेरीफाई करेगा, तो उसके सामने वो छोटा सा कार्ड बना हुआ आता है जिसका नाम है SS कार्ड, सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्ड। तो उस पर जो साइन करें वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर ऐसा मसला ना आए कि आपकी साइन की वजह से चेक रिजेक्ट हो जाए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो दरकार हो बैंकर को आपका अकाउंट खोलने के लिए। कुछ बैंक्स आपसे यूटिलिटी बिल मांगते हैं, लेकिन वो इसलिए मांगा जाता है कि आप कहीं ना कहीं शेक हो रहे होते हैं, या आप क्लियरली बैंकर को रीज़न नहीं बता पा रहे होते हैं कि आपको अकाउंट क्यों खुलवाना है, तो वो आपसे आपका यूटिलिटी बिल मांग लेता है एक वेरिफिकेशन के लिए। वैसे बैंकिंग में यूटिलिटी बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आसान अकाउंट की। आसान अकाउंट में सिर्फ आपका CNIC दरकार होता है, यानी आपका शनाख्ती कार्ड। इसके अलावा आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं है।
आपकी अगर ट्रांजैक्शन कम है, 5 लाख से कम है महीने की, तो आप आसान अकाउंट खुलवा सकते हैं, पाकिस्तान में कहीं भी खुलवा सकते हैं, और सिर्फ आपके ओरिजिनल CNIC पे, यानी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पे। उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक तरीका कि अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी होते हैं और किस तरह तरीका होता है अकाउंट खुलवाने का। तो ये इस वीडियो में बताया गया। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड, जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, साइन कर दिया, SS कार्ड पे साइन हो गए, CNIC वेरीफाई हो गया, आपके सब चीज़ें हो चुकी, तो फिर आपके घर में अगले 1 या 2 वर्किंग डेज में एक लेटर आएगा, जिसको बैंकिंग की ज़ुबान में कहते हैं LOT, लेटर ऑफ थैंक्स। बैंक आपको एक लेटर भेजेगा आपके घर पे कि आपने हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको करना ये होगा कि उस लेटर को लेकर आप बैंक वापस जाएंगे और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा उससे पूछेंगे कि जी मुझे चेकबुक कलेक्ट करनी है अपनी और ATM कलेक्ट करना है। तो वो लेटर आप उनको दिखा देंगे और उस पर आपका अकाउंट नंबर मेंशन होगा और उसके बिहाफ पे वो आपको बैंकर आपकी चेकबुक और ATM कार्ड दे देगा। थैंक यू। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड, जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। जब आपको चेकबुक और ATM कार्ड वसूल हो गया, तो अब मरहला है आपको अकाउंट में पैसे जमा कराने का। तो सबसे पहले उसका तरीका ये होता है कि आप बैंक में किसी से भी डिपॉजिट स्लिप पूछ लीजिए, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। डिपॉजिट स्लिप यहाँ रखी हुई है। डिपॉजिट स्लिप में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको भरनी होंगी। सबसे पहले राइट कॉर्नर टॉप पे एक डेट का ऑप्शन होगा, डेट आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको कैश या अगर आप चेक जमा करा रहे हैं तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि क्या इंस्ट्रूमेंट है। कैश इंस्ट्रूमेंट की जगह लिखेंगे या तो कैश या चेक। उसके बाद कितने उसकी डिस्क्रिप्शन के पैसे जमा करा रहे हैं, तो कितने नोट हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपये जमा कराना चाह रहा हूँ, मेरे पास 1000 के नोट हैं, तो डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी डिपॉजिट बुक पे। उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि जी मेरे पास 1000 वाले 10 नोट हैं, तो 10,000 रुपये जमा करा रहा हूँ। उसमें भी नीचे लाइन डाल के नीचे टोटल लिखना पड़ेगा कि 10,000 रुपये। फिर इन वर्डिंग लिखना पड़ेगा कि जी मैं 10,000 रुपीज़ ओनली। बैंकिंग की टर्म में जब भी आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसके आखिर में ओनली लिखना ज़रूरी होता है। तो 10,000 रुपीज़ ओनली। उसके बाद आप नीचे डिपॉजिटेड बाय जगह लिखी होगी, वहाँ आप साइन करेंगे अपना और पैसों के साथ कैश काउंटर पे आप जमा करा देंगे कैश। ये एक प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड, जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से मैंने समझाया कि आप अपना कैश बैंकर को किस तरह जमा करा सकते हैं डिपॉजिट स्लिप भर के। जब कैश जमा हो गया तो लिख लेगा भी। अब निकालने के तरीके पे बात करते हैं। आपको चेकबुक मिल चुकी है। चेकबुक का लीव ये आपके सामने आ रहा है, इस तरह का कुछ लीव होगा आपके सामने। उसमें करना क्या होगा, जहां लिखा है पे ऊपर, वहां आप लिखेंगे या तो कैश या अपना नाम लिख दीजिए। कैश भी एक्सेप्टेबल है, आपका नाम भी एक्सेप्टेबल है। नीचे उसके अमाउंट लिखा हुआ है, वो इन वर्डिंग आएगा। जैसे वही 10,000 रुपये मुझे वापस विड्रॉ करने जो मैंने जमा कराए थे, तो मैं उसमें लिखूंगा 10,000 ओनली। ऊपर राइट साइड पे डेट का ऑप्शन है, उसमें आप डेट डालेंगे। नीचे अमाउंट इन वर्ड्स लिखा होगा, एक डब्बे के अंदर बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लिखेंगे 10,000 10,000 रुपये। उसके बाद नीचे एक लाइन डली हुई है राइट पे, उस पर आपको साइन करना है। ये साइन जब आप कर लेंगे तो आपका चेक रेडी हो जाएगा। आप बैंकर के पास जाएंगे, बैंकर आपसे चेक लेगा, वेरीफाई करेगा उसका साइन SS कार्ड में अगेन। उसके बाद आपको चेक रिटर्न करेगा, बोलेगा कि इसके पीछे 2 साइन कर दीजिए। वो साइन इसलिए की जाती हैं 2 कि मैंने कैश चेक जमा कराया है, या अगर आपको कोई दूसरा चेक मिल रहा है तो उसके पीछे भी साइन करनी पड़ेगी। उसका मतलब ये होता है कि जी मैं रिसीव कर रहा हूँ ये पैसे, मुझे ये चेक दे दीजिए ये पैसे। जब बैंकर आपसे वो एक साइन करवा के वापस लेगा, आपको जब कैश देगा तो आपसे बोलेगा दूसरी भी साइन कर दीजिए। उसका मतलब ये होता है कि जी मैंने ये कैश रिसीव कर लिया है और मैंने दूसरी साइन भी कर दी है। जब आप 2 साइन करके बैंकर को चेक दे देंगे तो इसका मतलब कि जी रिक्वेस्ट भी कर दी मैंने और रिसीव भी कर लिया अमाउंट। फ्रंट पे जो चेक पे साइन होगी वो तो आपको करनी है, पीछे 2 साइनें और करनी है। उसका मतलब मैंने आपको इन डिटेल बता दिया कि क्या होता है। तो ये प्रोसेस के बाद आपको
आपके पैसे मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हम अपने पैसे विड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं बैंक से। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लियरिंग सिस्टम की। पाकिस्तान का क्लियरिंग सिस्टम किस तरह चलता है, किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, क्लियरिंग सिस्टम से जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं चेक्स के ऊपर कि चेक किस तरह के दिए जा सकते हैं। सही है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि हम चेक किस तरह से बनाते हैं। हम ऊपर कैश लिखते हैं, नीचे अमाउंट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, अमाउंट्स इन वर्ड लिखते हैं, अमाउंट वर्ड के बाद नीचे साइन करते हैं और बैंकर को दे देते हैं। अब क्लियरिंग में क्या चीज़ होती है? क्लियरिंग में ये होता है कि आपके पास पहला प्रोसेस, एक दूसरे बैंक से चेक आया, यानी फॉर एग्जांपल आपने ए बैंक में अकाउंट खोला हुआ है और बी बैंक का चेक आपको किसी ने दिया कि आप अपने अकाउंट में जमा करा दें। तो आपने अगेन जाके डिपॉजिट स्लिप लेनी है, डिपॉजिट स्लिप में अमाउंट भरनी है, अमाउंटेड वर्ड भरनी है, डेट लिखनी है, डिपॉजिट साइन करने हैं और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की जगह कैश, जहाँ मैंने डिस्कस किया था कैश जमा कराने के लिए, वहाँ पर आप चेक लिखें और क्लियरिंग काउंटर पे चले जाएं और जमा करा दीजिए। और अगर आपके सेम बैंक का चेक आपको ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट पे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको किसी साहब ने आपके ही बैंक का चेक दिया और बोला कि अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए और आपका भी सेम वही बैंक है, तो जब भी आप डिपॉजिट स्लिप भरेंगे और उसी तरह काउंटर पे जमा करा देंगे। फ़र्क क्या होगा? अगर आपका सेम बैंक है तो पैसे ऑन द स्पॉट यानी रियल टाइम में आपके अकाउंट में उसी वक्त आ जाएंगे, और अगर किसी दूसरे बैंक का चेक है तो उसको एक दिन लगेगा प्रोसेस में। यानी फॉर एग्जांपल आज आपने अगर अभी चेक डाला तो आज को प्रोसेस करके कल सुबह वो उस साहब के अकाउंट में जाएगा जिनका चेक था, वहाँ से अप्रूव होगा, उनके अकाउंट में अगर पैसे होंगे तो वहाँ से वो एक्सेप्ट होगा। शाम को आपके बैंक में वो आएगा रिपोर्ट कि जी वो एक्सेप्ट हो गया, पैसे आ गए। आपके बैंक वाला जो बैंकर है वो एंट्री करेगा आपके अकाउंट में कि जी इतना चेक क्लियर हो गया और वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, क्रेडिट होंगे। तो उस प्रोसेस को पूरा एक दिन लगता है। सही है, तो ये है हमारा क्लियरिंग प्रोसेस जिस तरह चलता है। अच्छा, अब क्लियरिंग प्रोसेस के बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं चेक्स के ऊपर। चेक्स में क्या है क्लियरिंग में कि अगर आपका चेक, जिस तरह हमने सीखा कि चेक किस तरह भरते हैं, अब उसके टॉप मोस्ट एंड लेफ्ट पे यानी उल्टे हाथ पे और टॉप पे अगर सिर्फ आप सिंपल 2 लकीरें खींच दें तो इसका मतलब ये होता है बैंकिंग की जुबान में कि वो चेक कैश नहीं हो सकता, वो अकाउंट में ही जाएगा। और अगर वो 2 लकीरें नहीं हो, पैरेलल लाइंस 2, तो इसका मतलब वो आप कोई भी कैश करवा सकता है। सही है, और अगर वो 2 लकीरें खिंची हुई हैं तो इसका मतलब कि वो अकाउंट में ही जाएगा। अब अगर उसके बाद उन 2 लकीरों के बीच में आपने लिख दिया कि अकाउंट पेबल यानी A/C और पेबल PAYBABLE, अगर अकाउंट पेबल लिखा हुआ है तो जो पे के नाम में लिखा हुआ है उसी शख्स के अकाउंट में जाएगा। ये और सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर 2 लाइनें ली खींची, उस पर लिख दिया अकाउंट पेबल, नीचे लिख दिया कैश, तो कैश तो किसी का नाम नहीं है, वो चेक रिटर्न हो जाएगा। सही है, तो और अगर आपने लिखा कि जी अकाउंट पेबल और 2 लाइनें भी खींच दी और लिख दिया शाहरुख के अकाउंट में जाएगा, तो शाहरुख कोई भी हो, शाहरुख कैश करा सकता है उसको या अपने अकाउंट में डाल सकता है। और बेहतर ये होता है कि आप पूरा नाम लिखें उस शख्स का जिसको आप दे रहे हैं चेक। जैसे मेरा नाम शाहरुख अली है तो आप पूरा लिखिए शाहरुख अली। सही है, अगर आपका नाम अब्दुल शकूर है तो आप अब्दुल शकूर लिखिए, पूरा जो भी नाम है वो आप पूरा लिखिए। बाज़ लोग उसके आगे CNIC नंबर भी लिख देते हैं, तो उसमें बैंकिंग में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना सिक्योर इशू भी नहीं होता। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। पे में सिर्फ नाम बेहतर होता है लिखना, क्योंकि आप प्रॉपर अकाउंट नंबर दे रहे होते हैं और अकाउंट में जा रहा होता है वो। सेकेंडली, बेरर, कोई भी चेक हो, आप कैश कराने जाएं, आप ट्रांसफ़र कराने जाएं, अगर बेरर कटा हुआ है, सेम उसूल लागू होता है कि जिसका नाम पे बेरर कटा हुआ होगा उसी के अकाउंट में जाएगा पैसा, या कैश भी उसी के नाम पे होगा। तो बेरर अगर काट रहे हैं आप और नाम गलत लिखा हुआ है, कैश लिख दिया उसकी जगह, सेल्फ लिख दिया उसकी जगह, तो बैंक पास नहीं करेगा, चेक बाउंस हो जाएगा। अगेन एक और रीज़न जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है और जो डरते भी हैं उससे, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमारे यहाँ एक कानून है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए और आपने अपना चेक इशू कर दिया, यानी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और मैंने अपना चेक एक साहब को दे दिया,
वो बैंक गए, बैंक वालों ने बताया कि जी एक क्लियरिंग का प्रोसेस होगा, उन्होंने क्लियरिंग में डाल दिया। जब क्लियरिंग से वापस आया तो जी पता चला जी चेक रिटर्न हो गया, और रीज़न क्या है, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो वो साहब क्या करेंगे, वो FIR कटवा देंगे, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी। ये प्रोसेस, इसको कानून को थोड़ा समझ लेते हैं। वो कब होता है, आपका चेक 3 दफ़ा अगर कंटिन्यूसली बाउंस हो गया और उस पे जो है किसी का नाम लिखा हो, तो आप अगला पर्सन लायबल होता है कि आपकी FIR कटवा सकता है। ये संगीन एक जुर्म है कि आप चेक इशू कर रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर साइन का मसला है तो फिर तो इशू नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो ये एक मसले वाली बात है। वैसे तो यूजुअली अगर आपके चेक वैसे भी बाउंस हो रहे हों नॉर्मल तरीकों में, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब होती है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग आपकी जो है एक वर्थ होती है जो बैंक आपकी नज़रों में देख रहा होता है, यानी कि इस बंदे के कितने अच्छे अकाउंट है, कितना अच्छा मेंटेन कर रहा है। चेक बाउंस होंगे, आपकी स्टेटमेंट होगी, तो आपको ना लोन दिया जाता है, आपको ना क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ना आपको कोई सर्विस देगा अच्छी। तो यूजुअली ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है बाउंस करवाना चेक। और अगर आपका चेक 3 दफ़ा बाउंस हो गया तो कानूनी आपके खिलाफ कोई भी शख्स FIR, जिसको आपने चेक दिया है, वो FIR कटवाने के काबिल है, वो FIR कट सकती है। और उसके अंदर कोई जो अमाउंट होती है उसकी डबल देनी पड़ती है शायद जुर्म, और शायद कुछ साल की सज़ा भी होती है। तो देखभाल के बैंकिंग यूज़ कीजिए, जहाँ बैंकिंग के फ़वाइद हैं वहाँ कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट भी करती हैं। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि चेक सिस्टम या क्लियरिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान किस तरह से वर्क करता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ATM के ऊपर। ATM एक छोटा सा कार्ड होता है जो बैंक आपको देता है अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, इंटरनेट से परचेज करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सही, हमारे मुल्क में 2 किस्म से ATM चलते हैं। एक पहला है वीज़ा, सेकेंड है मास्टर कार्ड, और हर बैंक का अपना एक ATM होता है। तो ATM ऑपरेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जब आपको बैंक से ATM मिलता है तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला, आप कॉल सेंटर, अपने बैंक के कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, उनको बोलिए जी मुझे अपना ATM कार्ड एक्टिव करना है। वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार होगी उनको, जिसमें आपका नाम, आपका CNIC नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और 1-2 सवाल अगर वो करना चाहें। वो करके आपकी लाइन वो ट्रांसफ़र करेंगे एक मखसूस कंप्यूटर मशीन पे, जहाँ पर आपको अपने 4 हिस्सों का कोड डालना पड़ेगा। वो कोड किसी को नहीं बताना है आपको, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, और बस आपको ही पता होना चाहिए, बैंकर को भी आपके नहीं पता होना चाहिए। तो जैसी वो आपको बैंकर कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ट्रांसफ़र करेगा फ़ोन कॉल, आप वहाँ पर 4 डिजिट का कोड डालेंगे, कोई भी हो सकता है आपकी मर्ज़ी का। उसके बाद वही मशीन आपको बोलेगी कि दोबारा इसको रिपीट कर दीजिए, आप दोबारा वही 4 डिजिट का कोड रिपीट कर देंगे, और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जी आपका कार्ड एक्टिव हो गया है। सेकंड प्रोसेस, आप ATM मशीन में जाते हैं, कुछ बैंक्स अलाउ करते हैं, आप ATM में कार्ड डालते हैं मशीन में, आपको एक SMS रिसीव होता है अपने मोबाइल पे, और सामने मशीन बोलती है कि जो आपके मोबाइल पे SMS आया है उसका कोड लिख दीजिए। वो कोड आप लिखते हैं तो वो मोबाइल आप पे जो कोड आता है वो आप मशीन में लिखेंगे। उसके बाद मशीन आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी, वहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, अपना CNIC नंबर डालना पड़ेगा। फिर जब नेक्स्ट आएगा तो आपको 4 हिस्सों का कोड उस मशीन में डालना है। अगेन जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद मशीन बोलेगी दोबारा डालें। 2 दफ़ा जैसे ही वो कोड डाला जाएगा, और सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए वो कोड, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। अब कार्ड चलाने का तरीका क्या है? आप ATM मशीन के अंदर जाए, यानी ATM जो बॉक्स बना होता है आप उसमें जाएंगे, ATM मशीन लगी हुई होगी, आपने अपना कार्ड जब भी आप देखेंगे उसके साइड पे एक छोटा सा एरो बना हुआ होगा, वो निशानी है कि आपको कार्ड किस साइड से इंसर्ट करना है। तो वही कार्ड आप मशीन के अंदर दाखिल करेंगे, मशीन थोड़ा सा टाइम लगाएगी, उसके बाद आपसे पहले पूछेगी कि अपना 4 हिस्सों का कोड बता दीजिए। तो वो आप कोड, छोटा सा नीचे एक कीपैड रखा होगा, आप उसमें वो 4 हिस्सों का कोड, फॉर एग्जांपल अगर कोड है मेरा ट्रिप 4 दफ़ा 1, मैं 1111 एंटर करूँगा तो मशीन नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी मुझे, उससे पूछेगी कि जी आपको ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप यस करेंगे। उसके बाद ऑप्शन देगी कि आपको फास्ट कैश निकालना है, आपको कोई मनी ट्रांसफ़र करना है, आपको कोई बैंक वो बिल भरना है, और बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ पैसे निकालने हैं तो आप फास्ट कैश पे जाके क्लिक करेंगे,
या बटन लगा होगा उस मशीन के साइड पर, उस पर बटन दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, 1000, 5000, 6000। अच्छा, हमारी ATM मशीन पाकिस्तान में मिनिमम अमाउंट 500 रुपये निकालती हैं, उससे नीचे नहीं निकलते। 500, 1000, फिर आगे 100 गोज ऑन, 5000 तक के नोट निकलते हैं, लेकिन आप 500 से छोटा नोट नहीं निकाल सकते ATM से। तो ये एक हैंडल है। इसके बाद आप जब मशीन में जाते हैं, आप इनपुट करते हैं 500 रुपये, आपने 1000 रुपये इनपुट किया, उसके बाद मशीन आप प्रोसेस करती है। सबसे पहले आपको कार्ड वापस देती है, आप कार्ड निकाल लें। उसके बाद कुछ सेकंड बाद आपको पैसे काउंट करके बाहर देती है, आप पैसे निकाल लीजिए। फिर आपकी एक स्लिप आ जाती है, आप स्लिप भी निकाल लीजिए। तो तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इसका टाइम जो है वो होता है तकरीबन 15 सेकंड से 20 सेकंड। अगर आप 20 सेकंड में अपना कार्ड नहीं निकालते, अपने पैसे नहीं निकालते, तो ये वापस चले जाते हैं। जब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे वापस चले जाते हैं, आपके पैसे थोड़ी देर में आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएंगे, आप दोबारा आके निकाल सकते हैं। अब कुछ लोगों को ATM यूज़ करते हुए ये मसला आता है कि फटा हुआ नोट निकल गया, ख़राब नोट निकल गया, जाली नोट निकल गया। सही है, तो उसका भी हल मौजूद है बैंकिंग के सिस्टम के अंदर। आपको कभी भी कोई ऐसा नोट निकल जाए तो आप जैसे ही आपकी ATM मशीन आपके सामने, उसके बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ होगा। उसी वक्त नोट ले, चेक करें। वो नोट अगर फटा हुआ है तो उसी वक्त ऐसे कैमरे की तरफ हाथ हिलाइए, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खुद ही बोलिए और नोट दिखा दीजिए कि ये फटा हुआ है, बैंक बंद है, आप कहीं जा नहीं सकते। अगर बैंक खुला है तो आप फौरी अंदर चले जाइए, और अगर नहीं खुला हुआ तो आप ये कीजिए कि जी ये फटा हुआ नोट निकला है, ये दिखा दीजिए कि ये फटा हुआ है, सही है, और अब मैं कल आऊँगा तो ले लूँगा आपसे। अगले दिन आइए, ऑपरेशन मैनेजर बैंक के अंदर बैठे होंगे, उनको बताइए कि जी इस टाइम पे मैंने पैसे निकाले थे, मैंने अपनी वीडियो में आपके रिकॉर्ड करा दिया, काइंडली वो चेक कर लीजिए और मुझे नया नोट इशू कर दीजिए। तो आपको नया नोट इशू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड, जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि ATM कार्ड किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे जी इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। ऑलमोस्ट हर बैंक पाकिस्तान में इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। 24 बैंक है, 24 इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन लोग डरते भी हैं यूज़ करते हुए। उसमें होता ये है कि टोटल एक्सेस आपको दे दिया जाता है। आपके पास अपना अकाउंट होता है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे अपनी बैंकिंग खुद कर रहे होते हैं। आपको पैसे भेजने, आप अमाउंट टाइप करें, अगले का अकाउंट नंबर टाइप करें और उसका नाम आएगा, उसको टैली करें और भेज दीजिए। इसमें कोई वो नहीं है कि यानी कि रिवर्स हो जाएंगे या कोई गलती हो गई तो बैंक वाले जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। बैंक आपको खुद दे देता है सर्विसेज कि आप यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक साहब को पैसे भेजने, उनका नाम है अली, सही है, और जब मैंने अकाउंट नंबर डाला तो वो गलत डल गया, अमाउंट सही थी और मैंने अली की जगह पैसे भेज दिए आसिफ को, सही है, तो बैंक उसमें कहीं जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि वो आपने भेजे। तो इंटरनेट बैंकिंग में ये एक मुश्किल है। बाकी इंटरनेट बैंकिंग आपकी ज़िंदगी बहुत आसान करती है। आप अपने बिल घर बैठे भर सकते हैं, आप अपने इंटरनेट कनेक्शन की चीज़ें जो बिल्स हैं वो घर बैठे भर सकते हैं, आप जो है अपने मोबाइल का इजी लोड रिचार्ज घर बैठे करा सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में बैंकिंग ने दे दी हैं। यानी आप खुद कंप्यूटर पे लॉगिन करें अपना बैंकिंग और चीज़ें करना शुरू कर दें। बस थोड़ा सा हाजिर दिमाग रखें कि कहीं ट्रांजैक्शन गलत तो नहीं कर रहा, कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें का वो रखिए थोड़ा सा कि कोई गलत ना हो जाए चीज़। बाकी इंटरनेट बैंकिंग आपको बहुत सहूलत देती है। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड, जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। ये थी टोटल बैंकिंग ऑफ पाकिस्तान। हमने इस पूरे कोर्स में जाना कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान चलता किस तरह से। फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप ऑफ अकाउंट हैं पाकिस्तान में, यानी करंट और सेविंग, और उसके फर्दर टाइप्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम अकाउंट खुलवाते हुए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट दरकार होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम अकाउंट के बाद चेकबुक और ATM किस तरह रिसीव करेंगे, हम पैसे किस तरह जमा कराएंगे, हम पैसे विड्रॉ किस तरह से करेंगे। उसके बाद
हमने क्लियरिंग सिस्टम के ऊपर पूरा एक डिटेल डिस्कशन किया कि क्लियरिंग सिस्टम किस तरह चलता है पाकिस्तान का, कितना टाइम लगता है। उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया कि अकाउंट पेएबल का क्या फ़ायदा होता है, चेक किस तरह रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि बैरर कट्टे से क्या हो जाता है, चेक पे पीछे 2 साइन क्यों करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे और तो अगला आपके खिलाफ FIR काट सकता है जो कानूनन जुर्म है। उसके बाद हमने ATM भी डिस्कस किया कि ATM के क्या फ़वाइद हैं, कितने टाइप के ATM है पाकिस्तान में, ATM से क्या होता है, किस तरह रजिस्ट्रेशन की जाती है, ये सब हमने डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट बैंकिंग किस तरह चलती है, इंटरनेट बैंकिंग के क्या फ़वाइद हैं। तो ये सब डिस्कस करने के बाद अब भी आपके दिल में या दिमाग में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस कोर्स के एंड में, तब मुझे अच्छा लगेगा कि आपके कोई सवाल आएँ तो भी उसके अलावा मैं उसको बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा इसके। और अगर बहुत ज़्यादा सवाल आता है तो मैं एक और कोर्स बना दूंगा इससे अच्छा कि इसमें और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को खोलना चाहिए, यानी अकाउंट खोलना फ्री है, तो वाई नॉट, आपका अकाउंट क्यों नहीं है। तो आज ही जाइए अपना अकाउंट खोलिए, चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसके बाद हमारी एक वेबसाइट है rayanfoundation.com, आप उस पर जाइए, उस पर बेशुमार कोर्सेज पढ़े हुए इस तरह के। आज ही उस पर लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए और कोर्सेज करना शुरू कर दीजिए और अपना सर्टिफिकेट भी लीजिए। सही है, तो ये था इस कोर्स की एंड अप। मेरा नाम शाहरुख कारोबार वाला, आई एम अ पार्ट ऑफ रेहान ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैसे तो अमूमन 2 किस्म के अकाउंट होते हैं, लेकिन उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है अलग अलग तरीकों के अंदर। जो 2 किस्म के अकाउंट पाकिस्तान में ऑपरेट होते हैं, सबसे पहला होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप पैसे बैंक को देते हैं बमाए कर्जा, और वो रखता है अपने पास, उसको इस्तेमाल करता है, और जब आप चाहते हैं वो पैसा आप चेक के ज़रिए, ATM के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए किसी दूसरे अकाउंट में या अपने पास वापस ले सकते हैं। उसमें बैंक आपको ना कोई प्रॉफिट देता है या ना कोई मुनाफा देता है। दूसरा अकाउंट है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में एक मुआहदा होता है बैंक और कस्टमर के बीच में कि आप अपना पैसा बैंक को देते हैं, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है फर्दर बिजनेसेस में, उसका जो प्रॉफिट आता है या उसका लॉस होता है उसमें आप इक्वल के शेयर होल्डर होते हैं। उसमें यूजुअली उनकी टीम इन्वेस्ट करती है और इस तरह अच्छे से इन्वेस्ट करती है कि आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सेविंग अकाउंट है। ये 2 किस्म के अकाउंट यूजुअली पाकिस्तान में ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो हमारे पास आसान अकाउंट भी है। वो लोग जो अकाउंट खुलवाते हुए डरते हैं या उनकी आमदनी बहुत कम है, यानी आसान अकाउंट की अगर आप बात करें तो उसको इस तरह समझ लीजिए कि आप पूरे महीने के अंदर 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं और 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं एक महीने में। अगले महीने फिर वो 2.5 लाख रुपए आप डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं, आपका कोई ठेला है, आपकी कोई रेहड़ी है, आपका कोई फुटपाथ पे दुकान है या ऐसी कोई दुकान जिसकी आप 2.5 लाख से ज़्यादा या 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है महीने की, तो आप आसान अकाउंट पे भी जा सकते हैं। सही है, ये एक अलग तरीका। आसान अकाउंट में भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो एक ऑपरेट कर रहा है अकाउंट वो है रोशन डिजिटल अकाउंट। वो अकाउंट उनके लिए है जो पाकिस्तानी बाहर मुल्क से गए हुए हैं कमाने के लिए और वो पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो वो अकाउंट उनके लिए। तो ये कुछ बेसिक टाइप के अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। यूजुअली जो हम बात करेंगे इसमें वो बात करेंगे हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब भी आप बैंक में जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए तो आपको बताया जाता है कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले आइए, या कभी कभी आप जो है उलझे हुए होते हैं या सोच रहे होते हैं मैं क्या लेके जाऊं, क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अकाउंट खुलते हुए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आपको अकाउंट खुलवाते हुए किसी भी पाकिस्तानी बैंक में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले चाहिए होगा अपना CNIC यानी शनाख्ती कार्ड। 2 चीज़ें,
CNIC कार्ड आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। अगर वो कार्ड वैलिड नहीं है तो आपके पास उसकी एक FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर वो खो गया है तो जब भी आपके पास उसकी FIR होनी चाहिए। या अगर आपका CNIC कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आपके पास नादरा का एक वैलिड टोकन होना चाहिए कि जी मैंने नया कार्ड बनने दे दिया है, तो उस पर भी आपका अकाउंट खुल सकता है। सेकेंडली, आपके पास CNIC हो गया, उसके बाद आपके पास जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बहुत तरीके के हो सकते हैं। अगर आप एक कारोबारी शख्स हैं तो आपको अपना लेटर हेड देना होगा कि जी मेरा ये बिजनेस है और इसका मैं प्रोप्राइटर हूँ। उसमें एक एप्लीकेशन लिखनी होगी कि टू द मैनेजर, और मैं जो है एक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ अपने बैंक में, और ये रीज़न है, मैं ये वाला अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, करंट या सेविंग। और उसके बाद उसको थैंक्स करके आप एक साइन कर दीजिए अपना, और एक रिक्वेस्ट बना के मैनेजर को दे दीजिए। ये आपको दूसरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपके पास करंट मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए। यूजुअली बैंकिंग ये कहती है, बैंकिंग ऑपरेशंस, के आपके पास 3 महीने तक पुरानी स्लिप वैलिड होती है। अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। और पे स्लिप दे रहे हैं, और अगर उसके साथ आपका एक जॉब कार्ड बना हुआ होता है कुछ लोगों का, कुछ मल्टीनेशनल्स में, तो आप वो जॉब कार्ड भी अगर अटैच करते हैं तो वेल इनफ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बैंक KYC करता है जब भी आप अकाउंट खोलने जाते हैं। KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर, यानी बैंक, आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं बैंक के साथ, आप अपना पैसा बैंक को देंगे और बैंक आपको बदले में सर्विसेज देगा। तो बेहतर है कि जब कोई रिश्ता बनने जा रहा है तो एक दूसरे को जान लिया जाए। तो बैंकिंग के टर्म में KYC मशहूर है, जिसको कहते हैं नो योर कस्टमर। तो बैंकर आपसे एक इंटरव्यू लेता है कि जी आप क्यों अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, क्या है, क्यों ज़रूरत है आपको, पैसे कितने डिपॉजिट करेंगे, क्या विड्रॉल होंगे, क्या ज़रूरतें होंगी। तो ये आपसे एक दुआ सलाम की जाती है और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है ताकि आप एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकें आगे। अच्छा, अब बैक टू द डॉक्यूमेंट्स। आपको ये 2 चीज़ें दरकार हैं नॉर्मल कोई भी अकाउंट खोलने में, आपका CNIC और आपका सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी साइन पक्की है, हमारे पास 2 किस्म की साइन मौजूद होती है CNIC में। एक होती है आपकी प्रॉपर साइन जो कि इंग्लिश में है, और दूसरी होती है आपकी उर्दू साइन जिसे बैंकिंग इन लैंग्वेज में कच्ची साइन कहा जाता है, या अंगूठा। तो अगर अंगूठा और उर्दू में साइन है तो आपका फोटो अकाउंट खुलेगा। फोटो अकाउंट के अंदर नुकसान ये है कि हर दफ़ा आपको बैंक जाके अपने बैंकर के सामने अंगूठा लगाना पड़ेगा और साइन करनी पड़ेंगी, और फिर आपके पैसे विड्रॉ हो सकते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आपका नॉर्मल साइन है तो आप नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट दरकार हैं आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब आपने ये डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करा दिए, यानी आपका CNIC और आपका सोर्स ऑफ इनकम, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स बैंक आपको प्रोवाइड करेगा जिस पे आपको सिर्फ साइन करनी होगी, जिसमें आपका FATCA आता है, आपका CNIC, अगर एड्रेस उस पर चेंज है तो एक फॉर्म आपको और साइन करना पड़ेगा, अकाउंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा, एक SS कार्ड होता है, सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्ड, उस पर आपके 2 सिग्नेचर चाहिए होते हैं। वो साइन करते हुए हमेशा याद रखें, क्योंकि जब भी कोई बैंकर आपका अकाउंट खोलेगा कैश आपको देने के लिए और आपका चेक वेरीफाई करेगा, तो उसके सामने वो छोटा सा कार्ड बना हुआ आता है जिसका नाम है SS कार्ड, सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्ड। तो उस पर जो साइन करें वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर ऐसा मसला ना आए कि आपकी साइन की वजह से चेक रिजेक्ट हो जाए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो दरकार हो बैंकर को आपका अकाउंट खोलने के लिए। कुछ बैंक्स आपसे यूटिलिटी बिल मांगते हैं, लेकिन वो इसलिए मांगा जाता है कि आप कहीं ना कहीं शेक हो रहे होते हैं या आप क्लियरली बैंकर को रीज़न नहीं बता पा रहे होते हैं कि आपको अकाउंट क्यों खुलवाना है, तो वो आपसे आपका यूटिलिटी बिल मांग लेता है एक वेरिफिकेशन के लिए। वैसे बैंकिंग में यूटिलिटी बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आसान अकाउंट की। आसान अकाउंट में सिर्फ आपका CNIC दरकार होता है, यानी आपका शनाख्ती कार्ड। इसके अलावा आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर ट्रांजैक्शन कम है, 5 लाख से कम है महीने की, तो आप आसान अकाउंट खुलवा सकते हैं, पाकिस्तान में कहीं भी खुलवा सकते हैं, और सिर्फ आपके ओरिजिनल CNIC पे, यानी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पे।
उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक तरीका कि अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी होते हैं और किस तरह तरीका होता है अकाउंट खुलवाने का। तो ये इस वीडियो में बताया गया। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, साइन कर दिया, एसएस कार्ड पे साइन हो गए, CNIC वेरीफाई हो गया, आपके सब चीज़ें हो चुकी, तो फिर आपके घर में अगले 1 या 2 वर्किंग डेज में एक लेटर आएगा जिसको बैंकिंग की ज़ुबान में कहते हैं LOT, लेटर ऑफ थैंक्स। बैंक आपको एक लेटर भेजेगा आपके घर पे कि आपने हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको करना ये होगा कि उस लेटर को लेकर आप बैंक वापस जाएंगे और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा उससे पूछेंगे कि जी मुझे चेकबुक कलेक्ट करनी है अपनी और ATM कलेक्ट करना है। तो वो लेटर आप उनको दिखा देंगे और उस पर आपका अकाउंट नंबर मेंशन होगा और उसके बिहाफ पे वो आपको बैंकर आपकी चेकबुक और ATM कार्ड दे देगा। थैंक यू। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। जब आपको चेकबुक और ATM कार्ड वसूल हो गया तो अब मरहला है आपको अकाउंट में पैसे जमा कराने का। तो सबसे पहले उसका तरीका ये होता है कि आप बैंक में किसी से भी डिपॉजिट स्लिप पूछ लीजिए, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। डिपॉजिट स्लिप यहाँ रखी हुई है। डिपॉजिट स्लिप में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको भरनी होंगी। सबसे पहले राइट कॉर्नर टॉप पे एक डेट का ऑप्शन होगा, डेट आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको कैश या अगर आप चेक जमा करा रहे हैं तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि क्या इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट की जगह लिखेंगे या तो कैश या चेक। उसके बाद कितने उसकी डिस्क्रिप्शन के पैसे जमा करा रहे हैं, तो कितने नोट हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपये जमा कराना चाह रहा हूँ, मेरे पास 1,000 के नोट हैं, तो डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी डिपॉजिट बुक पे। उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि जी मेरे पास 1,000 वाले 10 नोट हैं तो 10,000 रुपये जमा करा रहा हूँ। उसमें भी नीचे लाइन डाल के नीचे टोटल लिखना पड़ेगा कि 10,000 रुपये। फिर इन वर्डिंग लिखना पड़ेगा कि जी मैं 10,000 रुपीज़ ओनली। बैंकिंग की टर्म में जब भी आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसके आखिर में ओनली लिखना ज़रूरी होता है। तो 10,000 रुपीज़ ओनली। उसके बाद आप नीचे डिपॉजिटेड बाय जगह लिखी होगी, वहाँ आप साइन करेंगे अपना और पैसों के साथ कैश काउंटर पे आप जमा करा देंगे कैश। ये एक प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से मैंने समझाया कि आप अपना कैश बैंकर को किस तरह जमा करा सकते हैं डिपॉजिट स्लिप भर के। जब कैश जमा हो गया तो लिख लेगा भी। अब निकालने के तरीके पे बात करते हैं। आपको चेकबुक मिल चुकी है। चेकबुक का लीव ये आपके सामने आ रहा है, इस तरह का कुछ लीव होगा आपके सामने। उसमें करना क्या होगा, जहां लिखा है पे ऊपर वहां आप लिखेंगे या तो कैश या अपना नाम लिख दीजिए। कैश भी एक्सेप्टेबल है, आपका नाम भी एक्सेप्टेबल है। नीचे उसके अमाउंट लिखा हुआ है वो इन वर्डिंग आएगा। जैसे वही 10,000 रुपये मुझे वापस विड्रॉ करने जो मैंने जमा कराए थे तो मैं उसमें लिखूंगा 10,000 ओनली। ऊपर राइट साइड पे डेट का ऑप्शन है, उसमें आप डेट डालेंगे। नीचे अमाउंट इन वर्ड्स लिखा होगा, एक डब्बे के अंदर बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लिखेंगे 10,000 10,000 रुपये। उसके बाद नीचे एक लाइन डली हुई है राइट पे, उस पर आपको साइन करना है। ये साइन जब आप कर लेंगे तो आपका चेक रेडी हो जाएगा। आप बैंकर के पास जाएंगे, बैंकर आपसे चेक लेगा, वेरीफाई करेगा उसका साइन एसएस कार्ड में अगेन। उसके बाद आपको चेक रिटर्न करेगा, बोलेगा कि इसके पीछे 2 साइन कर दीजिए। वो साइन इसलिए की जाती हैं 2 कि मैंने कैश चेक जमा कराया है, या अगर आपको कोई दूसरा चेक मिल रहा है तो उसके पीछे भी साइन करनी पड़ेगी। उसका मतलब ये होता है कि जी मैं रिसीव कर रहा हूँ ये पैसे, मुझे ये चेक दे दीजिए ये पैसे। जब बैंकर आपसे वो एक साइन करवा के वापस लेगा, आपको जब कैश देगा तो आपसे बोलेगा दूसरी भी साइन कर दीजिए। उसका मतलब ये होता है कि जी मैंने ये कैश रिसीव कर लिया है और मैंने दूसरी साइन भी कर दी है। जब आप 2 साइन करके बैंकर को चेक दे देंगे तो इसका मतलब कि जी रिक्वेस्ट भी कर दी मैंने और रिसीव भी कर लिया अमाउंट। फ्रंट पे जो चेक पे साइन होगी वो तो आपको करनी है, पीछे 2 साइनें और करनी है। उसका मतलब मैंने आपको इन डिटेल बता दिया कि क्या होता है। तो ये प्रोसेस के बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं।
अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हम अपने पैसे विड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं बैंक से। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लियरिंग सिस्टम की। पाकिस्तान का क्लियरिंग सिस्टम किस तरह चलता है, किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, क्लियरिंग सिस्टम से जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं चेक्स के ऊपर कि चेक किस तरह के दिए जा सकते हैं। सही है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि हम चेक किस तरह से बनाते हैं। हम ऊपर कैश लिखते हैं, नीचे अमाउंट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, अमाउंट इन वर्ड लिखते हैं, अमाउंट वर्ड के बाद नीचे साइन करते हैं और बैंकर को दे देते हैं। अब क्लियरिंग में क्या चीज़ होती है? क्लियरिंग में ये होता है कि आपके पास पहला प्रोसेस, एक दूसरे बैंक से चेक आया, यानी फॉर एग्जांपल आपने ए बैंक में अकाउंट खोला हुआ है और बी बैंक का चेक आपको किसी ने दिया कि आप अपने अकाउंट में जमा करा दें, तो आपने अगेन जाके डिपॉजिट स्लिप लेनी है। डिपॉजिट स्लिप में अमाउंट भरनी है, अमाउंटेड वर्ड भरनी है, डेट लिखनी है, डिपॉजिट साइन करने हैं और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की जगह कैश, जहाँ मैंने डिस्कस किया था कैश जमा कराने के लिए, वहाँ पर आप चेक लिखें और क्लियरिंग काउंटर पे चले जाएं और जमा करा दीजिए। और अगर आपके सेम बैंक का चेक आपको ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट पे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको किसी साहब ने आपके ही बैंक का चेक दिया और बोला कि अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए और आपका भी सेम वही बैंक है, तो जब भी आप डिपॉजिट स्लिप भरेंगे और उसी तरह काउंटर पे जमा करा देंगे। फ़र्क क्या होगा? अगर आपका सेम बैंक है तो पैसे ऑन द स्पॉट यानी रियल टाइम में आपके अकाउंट में उसी वक्त आ जाएंगे, और अगर किसी दूसरे बैंक का चेक है तो उसको एक दिन लगेगा प्रोसेस में। यानी फॉर एग्जांपल आज आपने अगर अभी चेक डाला तो आज को प्रोसेस करके कल सुबह वो उस साहब के अकाउंट में जाएगा जिनका चेक था, वहाँ से अप्रूव होगा उनके अकाउंट में, अगर पैसे होंगे तो वहाँ से वो एक्सेप्ट होगा। शाम को आपके बैंक में वो आएगा रिपोर्ट के जी वो एक्सेप्ट हो गया, पैसे आ गए। आपके बैंक वाला जो बैंकर है वो एंट्री करेगा आपके अकाउंट में कि जी इतना चेक क्लियर हो गया और वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, क्रेडिट होंगे। तो उस प्रोसेस को पूरा एक दिन लगता है। सही है, तो ये है हमारा क्लियरिंग प्रोसेस जिस तरह चलता है। अच्छा, अब क्लियरिंग प्रोसेस के बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं चेक्स के ऊपर। चेक्स में क्या है क्लियरिंग में कि अगर आपका चेक, जिस तरह हमने सीखा कि चेक किस तरह भरते हैं, अब उसके टॉप मोस्ट एंड लेफ्ट पे यानी उल्टे हाथ पे और टॉप पे अगर सिर्फ आप सिंपल 2 लकीरें खींच दें तो इसका मतलब ये होता है बैंकिंग की जुबान में कि वो चेक कैश नहीं हो सकता, वो अकाउंट में ही जाएगा। और अगर वो 2 लकीरें नहीं हो, पैरेलल लाइंस 2, तो इसका मतलब वो आप कोई भी कैश करवा सकता है। सही है, और अगर वो 2 लकीरें खिंची हुई हैं तो इसका मतलब कि वो अकाउंट में ही जाएगा। अब अगर उसके बाद उन 2 लकीरों के बीच में आपने लिख दिया कि अकाउंट पेबल, यानी A/C और पेबल PAYBABLE, अगर अकाउंट पेबल लिखा हुआ है तो जो पे के नाम में लिखा हुआ है उसी शख्स के अकाउंट में जाएगा। ये और सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर 2 लाइनें ली खींची, उस पर लिख दिया अकाउंट पेबल, नीचे लिख दिया कैश, तो कैश तो किसी का नाम नहीं है, वो चेक रिटर्न हो जाएगा। सही है, तो और अगर आपने लिखा कि जी अकाउंट पेबल और 2 लाइनें भी खींच दी और लिख दिया शाहरुख के अकाउंट में जाएगा, तो शाहरुख कोई भी हो, शाहरुख कैश करा सकता है उसको या अपने अकाउंट में डाल सकता है। और बेहतर ये होता है कि आप पूरा नाम लिखें उस शख्स का जिसको आप दे रहे हैं चेक। जैसे मेरा नाम शाहरुख अली है तो आप पूरा लिखिए शाहरुख अली। सही है, अगर आपका नाम अब्दुल शकूर है तो आप अब्दुल शकूर लिखिए, पूरा जो भी नाम है वो आप पूरा लिखिए। बाज़ लोग उसके आगे CNIC नंबर भी लिख देते हैं, तो उसमें बैंकिंग में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना सिक्योर इशू भी नहीं होता। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। पे में सिर्फ नाम बेहतर होता है लिखना, क्योंकि आप प्रॉपर अकाउंट नंबर दे रहे होते हैं और अकाउंट में जा रहा होता है वो। सेकेंडली, बेरर, कोई भी चेक हो, आप कैश कराने जाएं, आप ट्रांसफ़र कराने जाएं, अगर बेरर कटा हुआ है, सेम उसूल लागू होता है कि जिसका नाम पे बेरर कटा हुआ होगा उसी के अकाउंट में जाएगा पैसा, या कैश भी उसी के नाम पे होगा। तो बेरर अगर काट रहे हैं आप और नाम गलत लिखा हुआ है, कैश लिख दिया उसकी जगह, सेल्फ लिख दिया उसकी जगह, तो बैंक पास नहीं करेगा, चेक बाउंस हो जाएगा। अगेन एक और रीज़न जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है और जो डरते भी हैं उससे, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमारे यहाँ एक कानून है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए और आपने अपना चेक इशू कर दिया, यानी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और मैंने अपना चेक एक साहब को दे दिया,
वो बैंक गए, बैंक वालों ने बताया कि जी एक क्लियरिंग का प्रोसेस होगा, उन्होंने क्लियरिंग में डाल दिया। जब क्लियरिंग से वापस आया तो जी पता चला जी चेक रिटर्न हो गया, और रीज़न क्या है, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो वो साहब क्या करेंगे, वो FIR कटवा देंगे, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी। ये प्रोसेस, इसको कानून को थोड़ा समझ लेते हैं। वो कब होता है, आपका चेक 3 दफ़ा अगर कंटिन्यूसली बाउंस हो गया और उस पे जो है किसी का नाम लिखा हो, तो आप अगला पर्सन लायबल होता है कि आपकी FIR कटवा सकता है। ये संगीन एक जुर्म है कि आप चेक इशू कर रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर साइन का मसला है तो फिर तो इशू नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो ये एक मसले वाली बात है। वैसे तो यूजुअली अगर आपके चेक वैसे भी बाउंस हो रहे हों नॉर्मल तरीकों में, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब होती है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग आपकी जो है एक वर्थ होती है जो बैंक आपकी नज़रों में देख रहा होता है, यानी कि इस बंदे के कितने अच्छे अकाउंट है, कितना अच्छा मेंटेन कर रहा है। चेक बाउंस होंगे, आपकी स्टेटमेंट होगी, तो आपको ना लोन दिया जाता है, आपको ना क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ना आपको कोई सर्विस देगा अच्छी। तो यूजुअली ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है बाउंस करवाना चेक। और अगर आपका चेक 3 दफ़ा बाउंस हो गया तो कानूनी आपके खिलाफ कोई भी शख्स FIR, जिसको आपने चेक दिया है, वो FIR कटवाने के काबिल है, वो FIR कट सकती है। और उसके अंदर कोई जो अमाउंट होती है उसकी डबल देनी पड़ती है शायद जुर्म, और शायद कुछ साल की सज़ा भी होती है। तो देखभाल के बैंकिंग यूज़ कीजिए, जहाँ बैंकिंग के फ़वाइद हैं वहाँ कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट भी करती हैं। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि चेक सिस्टम या क्लियरिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान किस तरह से वर्क करता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ATM के ऊपर। ATM एक छोटा सा कार्ड होता है जो बैंक आपको देता है अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, इंटरनेट से परचेज करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सही, हमारे मुल्क में 2 किस्म से ATM चलते हैं। एक पहला है वीज़ा, सेकेंड है मास्टर कार्ड, और हर बैंक का अपना एक ATM होता है। तो ATM ऑपरेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जब आपको बैंक से ATM मिलता है तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला, आप कॉल सेंटर, अपने बैंक के कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, उनको बोलिए जी मुझे अपना ATM कार्ड एक्टिव करना है। वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार होगी उनको, जिसमें आपका नाम, आपका CNIC नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और 1-2 सवाल अगर वो करना चाहें। वो करके आपकी लाइन वो ट्रांसफ़र करेंगे एक मखसूस कंप्यूटर मशीन पे, जहाँ पर आपको अपने 4 हिस्सों का कोड डालना पड़ेगा। वो कोड किसी को नहीं बताना है आपको, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, और बस आपको ही पता होना चाहिए। बैंकर को भी आपके नहीं पता होना चाहिए। तो जैसे वो आपको बैंकर कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ट्रांसफ़र करेगा फ़ोन कॉल, आप वहाँ पर 4 डिजिट का कोड डालेंगे, कोई भी हो सकता है आपकी मर्ज़ी का। उसके बाद वही मशीन आपको बोलेगी कि दोबारा इसको रिपीट कर दीजिए। आप दोबारा वही 4 डिजिट का कोड रिपीट कर देंगे, और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जी आपका कार्ड एक्टिव हो गया है। सेकंड प्रोसेस, आप ATM मशीन में जाते हैं, कुछ बैंक अलाउ करते हैं, आप ATM में कार्ड डालते हैं मशीन में, आपको एक SMS रिसीव होता है अपने मोबाइल पे, और सामने मशीन बोलती है कि जो आपके मोबाइल पे SMS आया है उसका कोड लिख दीजिए। वो कोड आप लिखते हैं तो वो मोबाइल आप पे जो कोड आता है वो आप मशीन में लिखेंगे। उसके बाद मशीन आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी, वहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, अपना CNIC नंबर डालना पड़ेगा। फिर जब नेक्स्ट आएगा तो आपको 4 हिस्सों का कोड उस मशीन में डालना है। अगेन जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद मशीन बोलेगी दोबारा डालें। 2 दफ़ा जैसे ही वो कोड डाला जाएगा, और सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए वो कोड, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। अब कार्ड चलाने का तरीका क्या है? आप ATM मशीन के अंदर जाए, यानी ATM जो बॉक्स बना होता है आप उसमें जाएंगे, ATM मशीन लगी हुई होगी, आपने अपना कार्ड जब भी आप देखेंगे उसके साइड पे एक छोटा सा एरो बना हुआ होगा, वो निशानी है कि आपको कार्ड किस साइड से इंसर्ट करना है। तो वही कार्ड आप मशीन के अंदर दाखिल करेंगे, मशीन थोड़ा सा टाइम लगाएगी, उसके बाद आपसे पहले पूछेगी कि अपना 4 हिस्सों का कोड बता दीजिए। तो वो आप कोड, छोटा सा नीचे एक कीपैड रखा होगा, आप उसमें वो 4 हिस्सों का कोड, फॉर एग्जांपल अगर कोड है मेरा ट्रिप 4 दफ़ा 1, मैं 1111 एंटर करूँगा तो मशीन नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी मुझे, उससे पूछेगी कि जी आपको ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप यस करेंगे। उसके बाद ऑप्शन देगी कि आपको फास्ट कैश निकालना है, आपको कोई मनी ट्रांसफ़र करना है, आपको कोई बैंक वो बिल भरना है, और बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ पैसे निकालने हैं तो आप फास्ट कैश पे जाके क्लिक करेंगे,
या बटन लगा होगा उस मशीन के साइड पर, उस पर बटन दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, 1000, 5000, 6000। अच्छा, हमारी एटीएम मशीन पाकिस्तान में मिनिमम अमाउंट 500 रुपये निकालती हैं, उससे नीचे नहीं निकलते। 500, 1000, फिर आगे 100 गोज ऑन, 5000 तक के नोट निकलते हैं, लेकिन आप 500 से छोटा नोट नहीं निकाल सकते एटीएम से। तो ये एक हैंडल है। इसके बाद आप जब मशीन में जाते हैं, आप इनपुट करते हैं 500 रुपये, आपने 1000 रुपये इनपुट किया, उसके बाद मशीन आप प्रोसेस करती है। सबसे पहले आपको कार्ड वापस देती है, आप कार्ड निकाल लें। उसके बाद कुछ सेकंड बाद आपको पैसे काउंट करके बाहर देती है, आप पैसे निकाल लीजिए। फिर आपकी एक स्लिप आ जाती है, आप स्लिप भी निकाल लीजिए। तो तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इसका टाइम जो है वो होता है तकरीबन 15 सेकंड से 20 सेकंड। अगर आप 20 सेकंड में अपना कार्ड नहीं निकालते, अपने पैसे नहीं निकालते, तो ये वापस चले जाते हैं। जब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे वापस चले जाते हैं। आपके पैसे थोड़ी देर में आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएंगे, आप दोबारा आके निकाल सकते हैं। अब कुछ लोगों को एटीएम यूज़ करते हुए ये मसला आता है कि फटा हुआ नोट निकल गया, ख़राब नोट निकल गया, जाली नोट निकल गया। सही है, तो उसका भी हल मौजूद है बैंकिंग के सिस्टम के अंदर। आपको कभी भी कोई ऐसा नोट निकल जाए तो आप जैसी आपकी एटीएम मशीन आपके सामने, उसके बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ होगा। उसी वक्त नोट लें, चेक करें। वो नोट अगर फटा हुआ है तो उसी वक्त ऐसे कैमरे की तरफ हाथ हिलाइए, जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, खुद ही बोलिए और नोट दिखा दीजिए कि ये फटा हुआ है, बैंक बंद है, आप कहीं जा नहीं सकते। अगर बैंक खुला है तो आप फौरी अंदर चले जाइए, और अगर नहीं खुला हुआ तो आप ये कीजिए कि जी ये फटा हुआ नोट निकला है, ये दिखा दीजिए कि ये फटा हुआ है, सही है, और अब मैं कल आऊँगा तो ले लूँगा आपसे। अगले दिन आइए, ऑपरेशन मैनेजर बैंक के अंदर बैठे होंगे, उनको बताइए कि जी इस टाइम पे मैंने पैसे निकाले थे, मैंने अपनी वीडियो में आपके रिकॉर्ड करा दिए, काइंडली वो चेक कर लीजिए और मुझे नया नोट इशू कर दीजिए। तो आपको नया नोट इशू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि एटीएम कार्ड किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे जी इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। ऑलमोस्ट हर बैंक पाकिस्तान में इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। 24 बैंक है, 24 इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन लोग डरते भी हैं यूज़ करते हुए। उसमें होता ये है कि टोटल एक्सेस आपको दे दिया जाता है। आपके पास अपना अकाउंट होता है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे अपनी बैंकिंग खुद कर रहे होते हैं। आपको पैसे भेजने, आप अमाउंट टाइप करें, अगले का अकाउंट नंबर टाइप करें और उसका नाम आएगा, उसको टैली करें और भेज दीजिए। इसमें कोई वो नहीं है कि यानी कि रिवर्स हो जाएंगे या कोई गलती हो गई तो बैंक वाले जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। बैंक आपको खुद दे देता है सर्विसेज कि आप यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक साहब को पैसे भेजने, उनका नाम है अली, सही है, और जब मैंने अकाउंट नंबर डाला तो वो गलत डल गया, अमाउंट सही थी और मैंने अली की जगह पैसे भेज दिए आसिफ को, सही है, तो बैंक उसमें कहीं जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि वो आपने भेजे। तो इंटरनेट बैंकिंग में ये एक मुश्किल है। बाकी इंटरनेट बैंकिंग आपकी ज़िंदगी बहुत आसान करती है। आप अपने बिल घर बैठे भर सकते हैं, आप अपने इंटरनेट कनेक्शन की चीज़ें जो बिल्स हैं वो घर बैठे भर सकते हैं, आप जो है अपने मोबाइल का इजी लोड रिचार्ज घर बैठे करा सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में बैंकिंग ने दे दी हैं। यानी आप खुद कंप्यूटर पर लॉगिन करें अपना बैंकिंग और चीज़ें करना शुरू कर दें। बस थोड़ा सा हाजिर दिमाग रखें कि कहीं ट्रांजैक्शन गलत तो नहीं कर रहा, कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें का वो रखिए थोड़ा सा कि कोई गलत ना हो जाए चीज़। बाकी इंटरनेट बैंकिंग आपको बहुत सहूलत देती है। मिलियंस ऑफ पीपल आर अनटैप्ड जो बैंकिंग ही नहीं करते। तो इतना मुश्किल सिस्टम हमने क्यों बनाया हुआ है? आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं। ये थी टोटल बैंकिंग ऑफ पाकिस्तान। हमने इस पूरे कोर्स में जाना कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान चलता किस तरह से। फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप ऑफ अकाउंट हैं पाकिस्तान में, यानी करंट और सेविंग, और उसके फर्दर टाइप्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम अकाउंट खुलवाते हुए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट दरकार होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम अकाउंट के बाद चेकबुक और एटीएम किस तरह रिसीव करेंगे, हम पैसे किस तरह जमा कराएंगे, हम पैसे विड्रॉ किस तरह से करेंगे। उसके बाद
हमने क्लियरिंग सिस्टम के ऊपर पूरा एक डिटेल डिस्कशन किया कि क्लियरिंग सिस्टम किस तरह चलता है पाकिस्तान का, कितना टाइम लगता है। उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया कि अकाउंट पेबल का क्या फ़ायदा होता है, चेक किस तरह रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि बैरर कट्टे से क्या हो जाता है, चेक पे पीछे 2 साइन क्यों करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे और तो अगला आपके खिलाफ FIR काट सकता है, जो कानूनी जुर्म है। उसके बाद हमने ATM भी डिस्कस किया कि ATM के क्या फ़वाइद हैं, कितने टाइप के ATM है पाकिस्तान में, ATM से क्या होता है, किस तरह रजिस्ट्रेशन की जाती है, ये सब हमने डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट बैंकिंग किस तरह चलती है, इंटरनेट बैंकिंग के क्या फ़वाइद हैं। तो ये सब डिस्कस करने के बाद अब भी आपके दिल में या दिमाग में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस कोर्स के एंड में, तब मुझे अच्छा लगेगा कि आपके कोई सवाल आएँ तो भी उसके अलावा मैं उसको बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा इसके। और अगर बहुत ज़्यादा सवाल आता है तो मैं एक और कोर्स बना दूंगा इससे अच्छा कि इसमें और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को खोलना चाहिए, यानी अकाउंट खोलना फ्री है, तो वाई नॉट, आपका अकाउंट क्यों नहीं है। तो आज ही जाइए अपना अकाउंट खोलिए, चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसके बाद हमारी एक वेबसाइट है rayanfoundation.com, आप उस पर जाइए, उस पर बेशुमार कोर्सेज पढ़े हुए इस तरह के। आज ही उस पर लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए और कोर्सेज करना शुरू कर दीजिए और अपना सर्टिफिकेट भी लीजिए। सही है, तो ये था इस कोर्स की एंड अप। मेरा नाम शाहरुख कारोबार वाला, आई एम अ पार्ट ऑफ रेहान ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच।